हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल पर। यहाँ पर हम लोग यूपी प्लस से वीपीओ यानी ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए हैं, जो कि इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है जो कि कर रहे हैं। और ये उसी सीरीज में 14वां प्रैक्टिस सेट है जो कि आपका होने वाला है। इसके पहले यदि आपको वीडियो चाहिए तो आप इसी चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप उससे उन वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि ग्राम सभा से तात्पर्य है। तो ग्राम सभा से बताइए क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल भी है। तो इसका आपका सही आंसर क्या होगा। पहले का देखिए, ग्राम सभा से तात्पर्य काफ़ी आसान क्वेश्चन है। यदि आप प्रीवियस से कुछ क्या कहते हैं प्रैक्टिस सेट किए होंगे तो आपको इसका आंसर देने में कोई भी दिक्कत है जो कि नहीं आने वाली है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक का सी है जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग जो होते हैं वही आपके इससे शामिल होते हैं। ठीक है, इस थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा लेते हैं। ठीक है। अगला है पंचायत और नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष है जो कि प्रावधान किए गए। काफी सिंपल क्वेश्चन है, 1992 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा, ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसका सही आंसर जो हो जाएगा तीसरे का सी हो जाएगा, क्योंकि ये महात्मा गांधी जी के द्वारा ये जो कि सबसे पहले सुझाए गए थे चीजें। ठीक है, कि पंचायती राज बहुत ही जरूरी है हमारे देश के विकास के लिए, ताकि सत्ता का केंद्रीकरण ना हो बल्कि विकेंद्रीकरण हो, डिसेंट्रलाइजेशन हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना का बाबत उपबंध करने के अधिकृत हैं। तो पंचायतों की संरचना के लिए कौन भाई साहब अधिकृत है। तो राज्य का विधानमंडल है। ठीक है, क्योंकि ये राज्य सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज को द्विस्तरीय पद्धति में बदलने का प्रस्ताव किस समिति के द्वारा है जो कि दिया गया। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए, तीन स्तरीय तो बलवंतराय मेहता समिति ने दी थी जो कि 1957 में आती है। ये आती है 1977 में, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, जीवके राव समिति 1985 में आती है। ये थुंगन समिति 1988-89 में जो कि आती है। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की है। अभी देखिए, पिछले क्वेश्चन में देखा द्विस्तरीय। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अशोक मेहता समिति के मॉडल को लागू किया गया है। तो बताइए कहाँ पर है अशोक मेहता समिति। चूंकि देखिए दो स्तरीय है तो देखिए पश्चिम बंगाल तो नहीं होगा। ठीक है, सातवें का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ना, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अशोक मेहता जी के मॉडल भाई साहब यहाँ ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। आप बताइए आपको क्या लगता है इसका सही आंसर हो सकता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में तो चार स्त्री है, यहाँ पर आंचलिक भी है जो कि एक आता है। देखते हैं इसका आंसर। मुझे तो कंफ्यूजन है, बाकी आप लोग बताइए आपको क्या लगता है इसका सही आंसर हो जाएगा। इटावा परियोजना की शुरुआत की कब की गई थी। तो आठवें का देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1900 क्या कहते हैं 1948 हो जाएगा। ठीक है, इटावा परियोजना की शुरुआत जो है ये प्रायोगिक रूप से इटावा तथा गोरखपुर में प्रारंभ की गई थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो गांवों की सामाजिक व आर्थिक समस्याओं को दूर करना इसका प्राथमिक उद्देश्य था। विजयनगर साम्राज्य के मेला ग्राम में कितने ग्राम है जो कि आते थे मेला ग्राम में। ठीक है, तो मेला ग्राम की बात करें तो नौवे का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 50। मेला ग्राम में कितने ग्राम आते थे। तो 50 ग्राम है जो कि आते थे। ये चीज आपको ध्यान देना है। बात करें विजयनगर साम्राज्य की, तो प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई जो थी उसे हम उर या ग्राम है जो कि कहते थे। ये चीज आपको ध्यान देना है। अगला, किस अभिलेख से चोलकालीन स्थानीय स्वशासन की जानकारी है जो कि मिलती है। तो 10वें को जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तमेरूर अभिलेख है, जो कि जिससे जानकारी स्थानीय स्वशासन के बारे में चोल साम्राज्य के समय की मिलती है। चीज आपको ध्यान देना है। ठीक। अगला क्या है, देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ग्राम पंचायत के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा है जो कि किया जाता है। तो ग्राम पंचायत के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा है जो कि किया जाता है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा 11 का ए नंबर हो, ग्राम पंचायत सदस्य। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक। 12वें नंबर क्वेश्चन की बात करें, पंचायती राज विभाग द्वारा वर्तमान में कौन से कार्यक्रम है जो कि क्रियान्वित किए जा रहे हैं। ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम ये भी किया जा रहा है। ट्रेनिंग वगैरह करना कराना पदाधिकारियों और कार्मिकों की, ये भी सही है। भूख मुक्ति एवं जीवन रक्षा गारंटी योजना, ये भी सही है। नहीं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्या है, पंचायती राज प्रणाली में विद्यमान चुनौतियों से निपटने के लिए कौन से उपाय हैं जो कि आवश्यक हैं। तो 13वें का ये क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प आप पढ़िए पहले।
यहाँ पर देखिए अधिकारी और आम जनता को योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में सहयोग देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। विकासात्मक कार्यों को करने के लिए प्रशासक और विशेषज्ञों को स्वतंत्रता, बिल्कुल सही बात है। समय समय पर विकास कार्यों का नियोजन, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन किया जाना चाहिए, ये भी सही। तो ऑप्शन नंबर डी है जो कि यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। भूमि प्रबंधक समिति के प्रमुख कार्य आपको बताने क्या है, तो वन एवं वृक्षों का परीक्षण, अनुरक्षण और विकास, सही बात है। जोत जगबंदी एवं सहायता देना, ये भी सही है। हाट बाजार और मेलों का प्रबंधन, ये भी सही है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है जो कि सही हो जाएगा। अब देखिए इसका उल्लेख कहीं मिलता है, तो धारा है आपकी 28A, ये चीज आपको ध्यान देना है। जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम जो 1947 है, उसकी धारा 28 का या 28 के ए में भूमि प्रबंधक समिति का परिभाषा दी गई है। अब भूमि प्रबंधक समिति की बात करें तो इसके जो सचिव होते हैं, ध्यान दीजिएगा, सचिव इसके लेखपाल होते हैं। और बात करें अध्यक्ष, तो ये आपके कौन होते हैं, प्रधान होते हैं, ठीक। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है, देखिए ग्राम पंचायत के अध्यक्ष की बात करें, काफी सिंपल क्वेश्चन है, तो 15 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि अध्यक्ष में जो चुना होता है वही बनता है, यानी ग्राम प्रधान होंगे, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। निर्वाचन अभिकर्ता किसके द्वारा जो कि नियुक्त किया जाता है, मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में इसका आंसर बताया था, तो ये देखिए कौन होगा, तो निर्वाचन को उम्मीदवार का ये है जो कि निर्वाचन अभिकर्ता को है, जो कि नियुक्त करता है, ठीक है। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों के निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप वर्जित है, ये चीज ध्यान दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसका मतलब यही है कि पंचायत के जो निर्वाचन संबंधी कोई भी इशू वगैरह होता है, कोई भी समस्या होती है, तो न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो 17वें का जो सही आंसर क्या है, 243 का आड़ा है, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगला है पंचायत के अध्यक्ष पद हेतु आरक्षण संबंधी विधि बनाए जाने का प्रावधान किसके पास है, तो विधानमंडल के पास है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अगला है पंचायतों की सदस्यता के लिए निर्हरताएं किस अनुच्छेद में है जो कि दी गई हैं चीजें। निर्हरता से संबंधित यदि बात करें तो किस आर्टिकल में दी गई हैं भाई साहब, 19वें का जो है, ये आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 243 का चा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। इसमें चर्चा की गई है कि पंचायत की सदस्यता कौन कौन है जो कि ग्रहण नहीं कर सकता है, भारत का नागरिक ना हो, वो मानसिक रूप से क्षुब्ध हो, यानी उसकी मानसिक स्थिति सही ना हो, ठीक है, और लाभ के पद पर ना हो, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। ग्राम पंचायत का 5वां सामान्य निर्वाचन आपका कब होता है, देखिए सामान्य निर्वाचन की बात हो रही है, कब होता है, तो ये 20वें का जो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, काफी अच्छा क्वेश्चन है, 20वें का सी हो जाएगा, मार्च 1982 से जुलाई 1982 के मध्य में जो कि 5वां सामान्य निर्वाचन है जो कि कराए गए थे, ये चीज आपको ध्यान देना है। अगला है 21वां, 1947 का जो संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम है, ये कब लागू होता है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। और ये कब लागू होता है, तो 21 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 27 दिसंबर 1947 को है जो कि ये लागू हो जाता है, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। बात करें ये विधानसभा से, उत्तर प्रदेश की विधानसभा से कब पारित होता है, तो 5 जून को, और वहीं विधान परिषद से कब पारित होता है, तो 16 सितंबर को, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 7 दिसंबर 1947 को इसमें गवर्नर जनरल के माध्यम से स्वीकृति मिल जाती है, और 27 दिसंबर 1947 को ये अधिनियम गजट में है जो कि प्रकाशित हो जाता है, जिससे लागू हो जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के पुनर्गठन की स्वीकृति कब है जो कि प्रदान की गई, तो राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की बात करें तो 22वें का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2017 में इसे पुनर्गठन की स्वीकृति है जो कि मिल जाती है, ये चीज आपको ध्यान देना है। आइए सबसे पहले कब स्टार्ट होता है, तो 2009 में स्टार्ट होता है, इसके बाद इसे 2017 में पुनः पुनर्गठित है जो कि किया जाता है। निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण के चरणों में कौन सा सुमेलित है, सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए ग्राम पंचायत विकास योजना बहुत ही महत्वपूर्ण भाई साहब, ये चीज आपको ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए पहला चरण है वातावरण निर्माण, ठीक है, दूसरा चरण है पारिस्थितिकी विश्लेषण, ठीक, तीसरा चरण है बजट का विश्लेषण, और 5वां चरण है तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 23वें को जो सी है ये सही हो जाएगा, क्योंकि तीसरे चरण में बजट के विश्लेषण की बात नहीं की गई है, बल्कि समस्याओं की पहचान करना है और प्राथमिकता का निर्धारण करना है, कौन सी चीज को हमें पहले करना है, ठीक है। तो देखिए पहले चरण में हम ये देखेंगे वातावरण का निर्माण करेंगे, आसपास की चीजों को देखेंगे कि हमारे आसपास का माहौल कैसा है, और योजना हमें किस किस लिए बनानी है, पानी की समस्या है या गंदगी की समस्या है, ये सब चीजें देखेंगे। इसके बाद देखिए पारिस्थितिकी विश्लेषण, वहां पर हम देखेंगे कि जिस एरिया में हमें मान लीजिए कुआं खोदना है या नल लगवाना है या बोर करना है,
तो वहाँ पर क्या बोर के लिए जगह है, या वहाँ पर वाटर लेवल सही है नहीं सही, यानी वहाँ की इकोसिस्टम को हम देखेंगे। इसके बाद तीसरे चरण में हम देखेंगे समस्या की पहचान करेंगे, वहाँ पर क्या आखिर क्या समस्या आ रही है, क्या समस्या है वहाँ के लोगों को, और देखेंगे कौन सी समस्या है जो कि पहले हमें हल करनी चाहिए। मान लीजिए किसी के पास पहले से घर बना है, वो कहता है हमारे यहाँ नाली बनाइए, और किसी के जहाँ ऐसा है कि वहाँ तो रोड तो बनेंगे लेकिन दूसरा एक मोहल्ला है जहाँ पर रोडें नहीं है, तो आप वहाँ पर प्राथमिकता देनी होगी। आप प्राथमिकता क्या देंगे कि आपको पहले रोड बनवाना है, नाली तो बन जाएगी बाद में, पहले आने जाने के लिए लोगों को व्यवस्थाएं तो मिले। इसके बाद देखिए चौथे चरण में क्या होता है, तो चौथे चरण में ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए संसाधनों का निर्धारण करना और ड्राफ्ट प्लान का विकास करना है। और पांचवें चरण में तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति है जो कि मिलती है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अगला है निम्नलिखित में से किस वित्त आयोग के दौरान है जो कि ग्रामीण स्थानीय निकाय में सर्वाधिक अनुदान है जो कि जारी किए गए हैं। तो 24वें का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 12वां अनुवादी अनुदान, ठीक है, 12वां जो है वित्त आयोग था, ये चीज आपको ध्यान देना है। यहाँ पे देख सकते हैं 12वें वित्त आयोग में कितनी राशि है जो कि मिली थी, तो 18,927 करोड़ के आसपास है जो कि मिली थी। वहीं 13वें वित्त आयोग में कितनी मिली थी, तो 58,257 करोड़। और 14वें वित्त आयोग में 1,79,491 रुपए जो कि जारी किए गए थे, ये चीज आपको ध्यान देना है। ये प्रतिशतता की बात हो रही है इसलिए इसमें ज्यादा है, क्योंकि क्या कहते हैं अनुशंसित निर्गत राज्य थी 94.6% के आसपास थी, ठीक है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई साहब, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये आपके टॉपिक में डायरेक्टली दिया गया है कि आपको इससे संबंधित चीजें याद होनी चाहिए। तो राष्ट्रीय ग्राम ग्राम स्वराज अभियान की बात करें तो इसका शुभारंभ कब किया जाता है, 2018 में है जो कि इसका शुभारंभ है जो कि किया जाता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। और 2021-22 तक की अवधि के लिए है जो कि किया गया था। और इसको देखिए अब आगे है जो बढ़ा दिया गया है, 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2026 तक है, इसे बढ़ा दिया गया है इसकी समय सीमा को, ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए किया जाता है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, 5 वर्ष। और इसका उल्लेख आर्टिकल 280 में है जो कि मिलता है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि आर्टिकल 243 आई के तहत गठित राज्य वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की भी समीक्षा करेगा, तो ये 243 का वाई है। देखिए 243 से लेकर 243 ओ तक, ये आपके देखिए क्या कहते हैं ग्राम क्या कहते हैं ग्राम पंचायत वगैरह से संबंधित होता है। और इसके बाद 243 MNOP से लेकर ये ZG तक जो है आपके नगर पालिकाओं से संबंधित है, ये चीज आपको ध्यान देना है। राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता का निर्धारण किया जाता है, बताइए किसके द्वारा है जो कि किया जाता है, तो 28वें का सही आंसर क्या हो जाएगा, ये विधानमंडल है जो कि निर्धारित करता है कि राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की क्या योग्यता है जो कि होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ग्राम पंचायत की भूमि पर स्थित बाजार में बेचे गए पशुओं की रजिस्ट्री पर शुल्क किसके द्वारा है जो कि लगाया जा सकता है, तो 29वें का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, ये ग्राम पंचायत के द्वारा है जो कि ये क्या कहते हैं शुल्क लगाया जाएगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक रजिस्ट्रार के कार्यालय के बाहरी दरवाजे के पास लगे बोर्ड पर किस भाषा में लिखा होना चाहिए, तो यहाँ पर 30वें को जो सही आंसर आपको हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्थानीय भाषा में है। जो कि रजिस्ट्रार के कार्यालय के बाहर जो बोर्ड लगा रहता है वहाँ पर जो लैंग्वेज यूज होती है तो वो स्थानीय भाषा में जो आपके छपी होनी चाहिए चीजें, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। रजिस्ट्रार द्वारा जन्म एवं मृत्यु संबंधी पंजिकाओं को कब तक अपने पास है जो कि रखा जा सकता है, तो 31वें को जो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रीकरण वर्ष से अगले 1 वर्ष तक है जो कि रखा जा सकता है, ठीक है। और जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण से संबंधित जो अधिनियम है ये 1969 में है जो कि आए थे, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। ई ग्राम स्वराज का लक्ष्य नहीं है, तो क्या नहीं, पारदर्शिता नहीं है क्या, प्रगति रिपोर्टिंग नहीं, कि केंद्रीकृत योजना नहीं है, या कार्य आधारित लेखांकन, तो देखिए 32वें को जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये केंद्रीकृत योजना नहीं है, ये चीज आपको मतलब ये लक्ष्य नहीं है, केंद्रीकृत योजना, ये चीज आपको ध्यान देना है। ई ग्राम स्वराज का देखिए लक्ष्य है कि विकेंद्रीकृत योजना और प्रगति रिपोर्टिंग कार्य करना और लेखांकन और पारदर्शिता लाना इसका प्रमुख उद्देश्य है, ये चीज आपको ध्यान देना है। CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर जो है ये 2.0 कब है जो कि प्रारंभ किया गया है, तो 33वें को जो सही आंसर क्या हो जाएगा, 2015। ये यही बात करें तो CSC जो पहला आया था ये कब आया था, तो शायद 2005-6 के आसपास आप बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मुझे 2005-6 के आसपास लग रहा है, कमेंट बॉक्स में आप बताइए इसका सही आंसर आपको क्या हो सकता है, ठीक है। इसका देखिए मुख्य उद्देश्य क्या था, तो 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में से प्रत्येक में कम से कम एक CSC सेंटर जो है आपका होना चाहिए, ये CSC 2.0 का लक्ष्य था, ठीक है।
अगला है, देश भर में पंचायती राज संस्थाओं में ई शासन को मजबूत करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार ने यूजर की सुगमता को बेहतर करने के लिए एक वेब आधारित पोर्टल है जो कि शुरू किया है। तो ये कौन सा है? देखिए 34वें को जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ई ग्राम स्वराज है जो कि स्टार्ट किया गया है। ये चीज आपको ध्यान देना है। ई गवर्नेंस की अवधारणा क्या है? तो ई गवर्नेंस की अवधारणा की बात करें तो यहाँ पर देखिए 35वें का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सरकारी कार्य करने की प्रक्रियाओं में सूचना व संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग, ये भी सही है। ई गवर्नेंस सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा सूचना व संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग, ये भी सही है। स्मार्ट शासन बनाने का तरीका, ये भी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत किसके द्वारा जो की गई थी? तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जो की गई थी सन 2000 में। ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। और 36 नंबर है, ये चीज अगस्त में है जो कि अगस्त 2000 में इसकी शुरुआत की गई थी। ये चीज आपको ध्यान देना है। योजना का नाम है प्रारंभ वर्ष, आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की बात करें तो एक का क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है 1999 से 2000 के मध्य में है जो की आती है। यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, कौन सा सही सुमेलित है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1999 2000 हो जाएगा। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की बात करें तो ये 1999 से 2000 में आती है। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999 से 2000 में आती है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब आती है? 2000 से 2001 में आती है। देखिए ये तो आपका सही है, ये भी गलत है, 1999 में भी आती है। तो ध्यान दीजिएगा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो 1999 में आती है। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना भी 1999 में आती है। कृषि आय बीमा योजना ये 2003 से 2004 में है जो की आती है। चीज आपको ध्यान देना है, ठीक। अन्नपूर्णा योजना कब है जो कि शुरू की गई थी? तो अन्नपूर्णा योजना की बात करें तो 38 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर अन्नपूर्णा योजना की बात करें तो 1999 से 2000 हो जाएगा। तो देखिए 1999 में आपके जवाहर ग्राम समृद्धि योजना आती है, और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आती है, और अन्नपूर्णा योजना, ये तीनों की तीनों योजनाएं सन 1999 से 2000 में आती है। चीज आपको ध्यान देना है। 39 नंबर क्वेश्चन है, स्वधार योजना। स्वधार योजना जो है आपकी कब शुरू की गई थी? तो 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सन 2001 से 2002। ये चीज आपको ध्यान देना है। पंचायत भवन में सीएससी सेंटर खोलने पर सरकार द्वारा क्या सुविधाएं जो कि मिलती हैं? तो जन सेवा केंद्र संचालन के लिए अलग से कक्ष, शौचालय और पेयजल की मुफ्त व्यवस्था, सरकार द्वारा बिजली की व्यवस्था, उपयुक्त सभी। तो 40वें को जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी चीजें हैं जो कि सुविधाएं मिलती हैं। ये पंचायत भवन की बात हो रही है। ग्राम पंचायत की नियमित बैठकें किस स्थान पर आयोजित की जाती हैं? तो ग्राम पंचायत की नियमित बैठकें जो हैं प्राथमिक विद्यालय में, ग्राम प्रधान के घर पर बिल्कुल नहीं कर सकते, बंजर जमीन पर ये भी नहीं कर सकते। तो एक 41 का जो एग्जैक्ट सही आंसर होगा वो पंचायत सचिवालय में जो कि बैठक होती है, ठीक है। पंचायत सहायक के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है? ग्राम प्रधान किसी भी संबंधी को, गलत बात। पंचायत सचिव के संबंधी को, ये भी गलत है। उप प्रधान के संबंधी को, ये भी गलत है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी है जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकायदा इसके लिए नोटिस है जो कि जारी की जाती है, रिक्रूटमेंट जारी की जाती है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। नागरिक घोषणा पत्र मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर किस मंत्रालय द्वारा है जो कि तैयार किया गया था? तो 43rd का जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंचायती राज मंत्रालय इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सरकारी स्कूलों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो 44 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सभी की होती है, पंचायत सचिव की भी, प्रधान की भी और कर्मचारियों की भी। ग्राम पंचायतों के लिए मॉडल नागरिक चार्टर में व्यापार लाइसेंस जारी करने के लिए कितनी समय सीमा है जो कि संभावित है? तो 45 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 दिन। ये चीज आपको ध्यान देना है। व्यापार लाइसेंस जारी करने के लिए आपको 3 दिन के अंदर है जो कि लाइसेंस जारी कर देना है, ठीक है। ग्राम पंचायतों के लिए मॉडल नागरिक चार्टर का लक्ष्य क्या है? तो ए और बी दोनों, सुशासन भी और सेवा वितरण में सुधार करना। ग्रामीण विकास विभाग की स्थापना कब की गई थी? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो ग्रामीण विकास विभाग की बात करें तो इसकी स्थापना कब होती है? तो 47 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 1974 में है जो कि इसकी स्थापना की गई थी अक्टूबर 1974 में। ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। 47 के बाद आपका क्या है अगला क्वेश्चन, 48। जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो खर्च मद है, मद जो खर्च किए जाते हैं, केंद्र और राज्य का अनुपात आपको बताना है। तो 48 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, 50-50 हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान देना है। यानी आधा रुपये केंद्र सरकार देती, आधा रुपये स्टेट देगी। राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान किस वर्ष है जो कि स्टार्ट किया गया था? काफी अच्छा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, ठीक है। तो 49 का जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 24 अप्रैल 2017। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस है जो कि मनाया जाता है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है।
प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात करें तो 15 अगस्त 2014 में है, जो कि स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ये फ्री अकाउंट यानी जीरो बैलेंस पर है, जो कि अकाउंट खोलने की बात कही गई थी बैंकों में। अगला क्वेश्चन है 51, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ग्राम ऊर्जा स्वराज पोर्टल का शुभारंभ किया गया। तो बताइए, ग्राम ऊर्जा स्वराज पोर्टल का शुभारंभ जो कि कब किया गया? तो 51 का जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? बी, मई 2022 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ग्राम ऊर्जा स्वराज पोर्टल मई 2022। अगला है आयुष्मान भारत योजना के हितग्राही चयन अर्थात कार्ड बनाने का जिम्मा किसको है, जो कि दिया गया है? तो आयुष्मान भारत योजना के तहत ध्यान दीजिएगा 52 का जो सही आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आयुष्मान भारत आती कभी तो 2019 में जो कि आती है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ग्रामीण जन शक्ति कार्यक्रम, तो 53rd का जो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1960 और 61। महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित कार्यक्रम में किस कार्यक्रम का सुमेलन है जो कि सही है? तो देखिए, अभी हमने देखा ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम 1960-61 सही है। सुमेलन सही आपको बताना, तो 54 का ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। देखिए, वहां पर आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं मिल जाएंगे कि 53rd में वही 54 में वही मिल रहा है। बस ये है, इससे आपको ये फायदा होता है, रिवीजन हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ऐसे मत सोचिएगा कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं मेन पेपर में, ऐसा नहीं होता है। इसके बाद देखिए, ग्रामीण रोजगार कृषि कार्यक्रम की बात करें तो ये कब आता है? ग्रामीण रोजगार कृषि कार्यक्रम तो 1971-72 में आता है। ठीक है, 1971-72 में। इसके बाद पायलट गहन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की बात करें तो ये कब आता है? तो 1972-73 में आता है, यानी 1972-73 में। सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम की बात करें तो 1973-74 में जो कि आता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम 1960-61, ग्रामीण रोजगार कृषि कार्यक्रम तो 1971-72, पायलट गहन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1972-73, सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम 1973-74। निम्न योजनाओं में से सही का चयन आपको करना है, कौन सा सही है? 10 लाख कूप योजना ये आपकी कब आती है? तो 55 का ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये 1989-90 बिल्कुल सही, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गांधी ग्राम योजना की बात करें तो ये आपका आती है 1995 में आती है। ठीक है, ग्रामीण मार्ग संपर्क योजना की बात करें तो ये आपकी आती है 1996-97 में आती है। स्वर्ण जयंती ग्राम योजना जो है आपकी, ये आप कब आती है? 1900 स्वर्ण जयंती ग्राम योजना तो ये 1997-98 में जो कि आती है। ग्राम सभा की बैठकें आयोजित करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है, तो कौन बाध्य है भैया? सरपंच की सचिव, ग्राम सहायक या खंड विकास अधिकारी, बताइए। तो 56 का सही आंसर हो जाएगा सरपंच। ये चीज आपको ध्यान देना है। अगला है जन्म प्रमाण पत्र के बिना किसी बच्चे को स्कूल में प्रवेश न देना किस अनुच्छेद के तहत उसका मौलिक अधिकार का उल्लंघन है? तो आर्टिकल 21 का ए, तो यहाँ पर सही है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसी के तहत जो कि राइट टू एजुकेशन हमें मिलता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। स्वामित्व योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कितने राज्यों में है जो कि चलाया जा रहा है? तो 58 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 6 राज्यों में है जो कि स्वामित्व योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में है जो कि चलाया जा रहा है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। और स्वामित्व योजना को स्टार्ट कब किया गया था? तो 24 अप्रैल 2020 को है जो कि स्वामित्व योजना की घोषणा की गई थी। कब? 2020 में। आत्मनिर्भर पंचायतों के विकास के लिए आवश्यक है स्वनिधि, राज्य द्वारा वित्तीय सहायता, सरकारी योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन, उपयुक्त सभी। आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। स्मार्ट विलेज चिजामी, स्मार्ट विलेज है चिजामी जो कि नागालैंड में है, किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए है जो कि चर्चित है ये? तो 60 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण है। जेंडर भेदभाव को कम करने में ये काफी ज्यादा चर्चा में है जो कि रहा है चिजामी। ये चीज ध्यान दीजिएगा, नागालैंड में है। अगला है ग्रामीण आबादी के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो किसकी होती है? तो 61 का जो है दोनों हो जाएंगे, पंचायती राज संस्थाएं भी और लघु कुटीर कुटीर उद्योग भी है जो कि क्या कहते हैं जिम्मेदार होते हैं इसके लिए। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन है ग्राम सभा की किसी बैठक की गणापूर्ति यानी कोरम की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 62 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? सदस्यों की संख्या का 1/5 है जो कि होना चाहिए। ये चीज आपको ध्यान देना है। जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण जो संशोधन विधेयक 2023 क्यों लाया गया? तो 63 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक परिवर्तन और तकनीकी प्रगति को लेकर था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सांसद आदर्श ग्राम योजना आपकी कब आती है?
तो ध्यान दीजिएगा 64 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा 2 अक्टूबर 2014 को है, जो कि आती है ये। ग्राम सभा की बैठकों में उपस्थित सदस्यों का लेखा जोखा कौन रखता है? बताइए भैया कौन है जो कि लेखा जोखा रखता है? तो 65 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्राम पंचायत अधिकारी का ये काम है। अब देखिए 66 से लेकर आपके 80 तक कंप्यूटर स्पेशल है, इसके बाद यूपी स्पेशल होगा। तो एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट को एक साथ आमतौर पर के रूप में जाना जाता है। तो बताइए किस रूप में है जो कि जाना जाता है एएलयू और कंट्रोल यूनिट को? तो 66 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा महत्वपूर्ण है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोसेसर के रूप में जो कि इसे जाना जाता है। वैश्विक मौसम पूर्वानुमान में निम्नलिखित में से किसका उपयोग है जो कि किया जाता है? बताइए भैया किसका यूज है जो कि किया जाता है? मिनी कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर? तो 67 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सुपर कंप्यूटर, ठीक है। किस कंप्यूटर जनरेशन ने आईसी को वीएलएसआई सर्किट में है जो कि बदल दिया? तो 68 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये आपका फोर्थ जनरेशन हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान देना है। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब थी, सेकंड जनरेशन में आपकी क्या कहते हैं ट्रांजिस्टर थी, थर्ड जनरेशन में हमने इंटीग्रेटेड सर्किट देखी, चौथे जनरेशन में हमने वीएलएसआई यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट है जो कि चीजें देखी हैं। चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब पांचवें तो माइक्रो प्रोसेसर आ चुके हैं। 69 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक परमिट स्टेट मशीन यानी फिनिट स्टेट मशीन विद नो आउटपुट फंक्शन एट ऑल इज नोन एज, क्या कहते हैं इसे? बताइए भैया। एक परमिट स्टेट मशीन जिसमें कोई आउटपुट फंक्शन नहीं होता है, तो आउटपुट फंक्शन नहीं तो इसको भैया क्या कहेंगे? तो 69 का सही आंसर क्या हो जाएगा? आज सेमी ऑटोमेशन, ये चीज आपको ध्यान देना है। अगला है फिलिन ने कंप्यूटर में कितनी श्रेणियों का वर्णन है जो कि किया गया है? तो 70वें का जो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 4 श्रेणियों का वर्णन है जो कि इसने किया है, ठीक है। एस आई एस डी, एस आई एम डी, एम आई एस डी और एम आई एम डी, इनके देखिए थ्योरी पोर्शन यदि आपको पढ़ना है तो आप किताब से जरूर फॉलो कर लीजिएगा। यदि आपको किसी टॉपिक में समस्या हो तो बता सकते हैं, तो मैं आपको उसको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। कंप्यूटर के क्षेत्र में उभर रही नवीन प्रौद्योगिकी आपको बताना है कौन सी है भैया? तो 71 का जो है आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक है। अगला है एंगुलर जेएस में मॉड्यूलर का प्रयोग नियंत्रक के साथ किस एप्लीकेशन को प्रारंभ करने में जो कि किया जाता है? तो 72 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर, एप्लीकेशन। अगला है एफटीटीपी का फुल फॉर्म है जो कि आपको बताना है। तो इसका भाई साहब क्या हो जाएगा? फाइबर टू द परमिशन, फ्यूजन टू द प्रोमाइसेस, फाइबर टू द प्रीमाइसेस, फ्रेम टू द परमिशन। तो 73 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? फाइबर फाइबर टू द प्रीमाइसेस इसका सही आंसर हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान देना है। यह जो है फाइबर इंटरनेट से जुड़ी क्रियाविधि में सिंगल, मल्टी यूनिट और बिजनेस क्षेत्र में काफी ज्यादा हाई स्पीड नेटवर्क है जो कि उपलब्ध करा देता है। इसको देखिए एम एस वर्ड जो होता है इसमें हैंगिंग इंडिटेशन जो है ये क्या होता है? तो हैंगिंग इंडिटेशन की बात करो तो 74 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा। इसमें होता क्या है? पैराग्राफ की दूसरी और उसके बाद की सभी पंक्तियों की इंडिटेशन वैल्यू पहली पंक्ति से जो कि अधिक हो जाती है। ये चीज आपको ध्यान देना है। 75 नंबर है, जब आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर खोलते हैं, टेक्स्ट एडिटर ऐप खोलते हैं, तो कंप्यूटर स्क्रीन पर टिमटिमाता चिन्ह ये आपको भैया क्या होता है? तो 75 का सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कर्सर होता है जो आप लिखते वक्त देखते हैं इसे, ठीक है। क्लिप आर्ट जो होता है एम एस वर्ड में क्लिप आर्ट जो होता है इसमें सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग है जो कि किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए 76 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंसर्ट पिक्चर कमांड यानी चित्र कमांड सम्मिलित करने को लेकर किया जाता है। अगला है एमएस वर्ड में यदि आप एक टेबल में टैब को प्रेस करते हैं तो कर्सर आपको कहाँ पर ले जाएगा? एक टेबल में टैब को प्रेस करते हैं तो ये ध्यान दीजिएगा 77 को जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम में जो कि जाता ही है। अब देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों ने यदि कंप्यूटर चलाया होगा, टाइपिंग की होगी तो आराम से इसे कर सकते हैं। एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल आपने चलाया होगा तो आराम से इन्हें कर लेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को क्या कहा जाता है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को देखिए स्प्रेडशीट भी है जो कि कहा जाता है। सॉफ्टवेयर जो आपकी वेब पेज पढ़ने और इंटरनेट सर्फ करने की अनुमति देता है उसे क्या कहते हैं? तो सॉफ्टवेयर जो ये सब चीजें करता है। तो 79 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वेब ब्राउजर है जो कि उसे हम कहते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का क्या है? तो भैया ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगला है देखिए 81 से लेकर 100 तक यूपी स्पेशल है तो इन्हें हम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रेल की कोच निर्माण इकाई है जो कि आधुनिक
रो कोच फैक्ट्री यानी मॉडर्न कोच फैक्ट्री है जो कि स्थित है। तो 81 का भैया क्या आपका सही आंसर हो जाएगा। काफी सिंपल क्वेश्चन है, 81 का ए हो जाएगा, रायबरेली उत्तर प्रदेश में है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला है, बताना है आपको कौन सा है। तो 82 का सही आंसर कानपुर नगर हो जाएगा, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए ये इन ऑप्शनों के आधार पर था, बाकी सबसे ज्यादा क्या कहते हैं पढ़ा लिखा कौन है, तो गौतम बुद्ध नगर है, इसके बाद कानपुर नगर आता है, ये दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर आपका जीबी नगर यानी गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद है जहां अल्पसंख्यक समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है, तो बताइए भैया अल्पसंख्यक समुदाय सबसे ज्यादा कहाँ है, तो 83 का डी है, रामपुर की छुरी। ठीक है, तो ये रामपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। एक जिला एक उत्पाद योजना जो है 2018 में आती है, इसके तहत हस्त निर्मित कागज जो है इसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो कि चुना गया है, तो 84 का जो सही आंसर हो जाएगा जालौन इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी जिले के भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी मुख्य अधिकारी कौन होता है भाई साहब, तो यहाँ पर किसी जिले की बात हो रही है तो भू राजस्व प्रशासन का यहाँ पर 85 को जो सही आंसर क्या हो जाएगा, जिला कलेक्टर यानी डीएम सबसे बड़ा अधिकारी यही होता है जिले में। उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो 86 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बनारस यानी वाराणसी, बाबा जी की नगरी। भारत सरकार ने किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में जो कि सूचीबद्ध किया था, तो 87 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, 2003। बधाई कौन सी विधा है, तो बधाई की बात करें तो ये कौन सी विधा है भैया, तो 88 की बात करें तो 88 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बुंदेलखंड का ये लोक संगीत है। बधाई आप देखते हैं जब शादी हो जाती है इसके बाद बधाई पूछने जाते हैं, सामान्यतः उसी का उल्लेख है जो कि यहाँ पर किया गया है। सूची 1 सूची 2 है, अब आपको यहाँ पर मिला है, देखिए कामदगिरी पर्वत तो चित्रकूट में है, कलिंजर दुर्ग बांदा में है, देवा शरीफ आपका कहाँ हो जाएगा, तो बाराबंकी, और ए का 4 हो जाएगा, तो ए का 4 आप मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही आंसर निकल आएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है जो कि स्थित है, तो 90 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा महत्वपूर्ण है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रयागराज, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 को आपको यहाँ पर मिलाना है। जामा मस्जिद, बौद्ध स्तूप, कामदगिरी, कामदगिरी तो देखिए चित्रकूट मिला देंगे, डी का 1 मिला देंगे, बौद्ध स्तूप भाई साहब कुशीनगर मिला देंगे, जामा मस्जिद और 84 गुम्बद, तो देखिए सी का हमने क्या मिला, सी का 2, सी का 2, तो ऑप्शन नंबर सी 91 का सी है जो कि यहाँ पर हो जाएगा। 84 गुम्बद आपका कहाँ हो जाएगा, ये आपका जालौन में हो जाएगा। ठीक, और जामा मस्जिद मुरादाबाद। ठीक, उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेसवे निम्नलिखित किन दो शहरों को जोड़ने के लिए है जो कि बनाया गया, तो यमुना एक्सप्रेसवे की बात करें तो किसको किसको जोड़ने का काम करता है भैया ये, तो 92 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये आगरा को नोएडा से जोड़ने का काम है जो कि करता है। उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा है जो कि पाया जाता है, तो 93 का जो सही आंसर हो जाएगा भाई साहब ये ललितपुर हो जाएगा। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी करता है, तो 94 का जो सही आंसर हो जाएगा लखनऊ, यहीं के दशहरी आम काफी ज्यादा फेमस है। उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, सुरमा उद्योग के लिए कौन सा जिला है जो कि प्रसिद्ध है, तो 95 को जो सही आंसर हो जाएगा भाई साहब बरेली के बाजार में। उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान ये आपका स्थापित किया गया है भाई साहब, कहाँ किया गया है, तो 96 का बृहत नोएडा में है, ग्रेटर नोएडा में है जो कि इसका स्थापना की गई है, ये चीज आपको ध्यान देना है। ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस संस्थान को है, किस स्थान से जो कि संबंधित है ब्लैक पॉटरी। ठीक है, तो 97 को जो सही आंसर हो जाएगा भाई साहब ऑप्शन नंबर सी निजामाबाद हो जाएगा इसका सही आंसर जो कि आजमगढ़ में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो ये कहाँ पर स्थित है, तो 98 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आलमबाग है जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि लखनऊ में है, आलमबाग डिपो आपने सुना होगा। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है, तो आम का सबसे बड़ा उत्पादक है। निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, तो 100 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, चना इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने ग्राम पंचायत अधिकारी से संबंधित जो 14वां टेस्ट था इसे हमने कंप्लीट कर लिया है। बाकी आपको कोई भी इशू है, यदि यदि आपको कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसका निराकरण किया जाएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।